तो ये कहानी है फैयांग की, जिसकी खुद की पावर ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके चलते फैयांग काफी परेशान हो चुका था क्योंकि वो कभी भी एक जगह पर रह के अपनी पावर को लिमिटेड नहीं करना चाहता था। जिसके लिए फैयांग ने कई तरकीबें लगाई ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके, पर उसने चाहे कितनी भी कोशिश की वो हर बार असफल हुआ और इसी दौरान कुछ लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। और इस जगह पे फैयांग ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे देखकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि फैयांग को समझ में आ चुका था कि जब तक वो अपनी इस बॉडी में रहेगा तब तक वो कभी भी इस पावर से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए फैयांग अपनी पुरानी बॉडी को छोड़कर एक नई बॉडी के अंदर रिबॉर्न हुआ, पर रिबॉर्न होने के बावजूद फैयांग को अपनी मेमोरी को पाने में लगभग 15 सालों का समय लगा। तब जाकर फैयांग को पूरी यादें आई। साथ ही फैयांग को अपनी नई बॉडी की मेमोरी से मालूम हुआ कि उसका नाम यूनजाओ है और जिस बॉडी में उसने रिबॉर्न लिया उसे सभी लोग कचरा समझते क्योंकि उसके पास कुछ खास पावर नहीं था। तो हम यही देखेंगे कि कैसे फैयांग अपनी पावर को बढ़ाएगा और क्या वो इस बार पहले से ज्यादा पावरफुल बन पाएगा या फिर फैयांग इसी कमजोरी बॉडी में अटक कर रह जाएगा। सो एपिसोड की शुरुआत में हम एक माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ माउंटेन के अंदर एक मास्टर बैठी हुई थी और देखने से साफ था कि वो वेडिंग करने के लिए किसी का इंतजार कर रही थी और इस लड़की का नाम था होंगयांग। जबकि उसी जगह पे हम 10 एम्परर को भी देखते हैं जिसे मार्शल एम्परर कहा जाता था और ये 10 मार्शल एम्परर भी किसी का इंतजार कर रहे थे। जब ये लोग इस जगह पर रह के किसी का इंतजार कर रहे थे तब दूसरी तरफ हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो एम्परर फेंगवान था और ये एम्परर फेंगवान अब तक के एम्परर जितने भी बने हुए उन सभी से ज्यादा पावरफुल था। यानी अब तक जितने भी एम्परर बने उनमें से सबसे ज्यादा इसे पावरफुल समझा जाता। वहीं दूसरी तरफ जैसी होंगयांग की नजर एम्परर फैयुआंग पे पड़ी तो वह काफी तेज से एम्परर फैयुआंग की ओर बढ़ने लगी। साथ ही होंगयांग ने फैयुआंग की ओर देखते हुए कहा तो फाइनली अब तुम जाकर आ ही गए। जिस पर फैयुआंग ने कहा मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं आज के दिन इस जगह पे जरूर आऊंगा, इसीलिए लो मैं आ गया। जबकि उसकी बातों को सुनने के साथ ही एक दूसरा मार्शल एम्परर काफी ऑफेंड हो चुका था क्योंकि उसे फैयुआंग का लहजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसलिए उसने फैयुआंग की ओर देखते हुए कहा लगता है तुम अपनी पावर पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो, इसीलिए तो तुम इस जगह पे इतनी जल्दी आ गए। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि होंगयांग एम्परर फेंगवांग को काफी ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन होंगयांग का ये लव केवल एक तरफा था। पर होंगयांग किसी भी कीमत पे एम्परर फैयुआंग से शादी करना चाहती थी। इसलिए होंगयांग और फैयुआंग में एक शर्त लगी जिसके मुताबिक जो भी इस फाइट को जीतेगा वो जीतने वाली व्यक्ति की बातें मानेगा। यानी कि इस फाइट को होंगयांग जीते तो एम्परर फेंगवांग उससे शादी करेगा, पर अगर इस फाइट को एम्परर फैयुआंग जीता तो आगे से होंगयांग उससे परेशान नहीं करेगी। सो बैक टू प्रेजेंट जहाँ ये सभी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे और तभी फैयुआंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसमान से एक पाम अटैक किया और ये पाम अटैक उसी व्यक्ति की बॉडी से टकराई जो कुछ समय पहले फैयुआंग के बोले जाने से काफी ऑफेंड हुआ था। पर अभी उस एम्परर की कंडीशन फैयुआंग के पाम अटैक से काफी खराब हो चुकी थी, जो देखकर उस जगह पे मौजूद सभी एम्परर शॉक हो चुके थे क्योंकि फैयुआंग ने केवल एक अटैक के अंदर उनके एक साथी को घायल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ होंगयांग को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने फैयुआंग की ओर देखते हुए कहा तुम पहले से ज्यादा घमंडी हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें यूं लगने लगा कि अब इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा जो तुम्हें हरा सके। पर आज मैं तुम्हें हरा कर तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करूंगी, साथ ही मैं तुमसे शादी भी करूंगी। और इस जगह पे हमें ये भी मालूम हुआ कि होंगयांग ने जब अपनी फीलिंग फैयुआंग से शेयर की तो फैयुआंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि फैयुआंग होंगयांग को पसंद नहीं करता था। यानी प्यार वाला लव फैयुआंग नहीं करता था, लेकिन दूसरी तरफ होंगयांग को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए होंगयांग अब किसी भी कीमत पे फैयुआंग से शादी करना चाहती थी। जबकि वहीं फैयुआंग इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए होंगयांग की ओर देखते हुए उससे कहने लगा कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है कि तुम शान से एक कदम पीछे हट लो जिससे हम अच्छे दोस्त रह पाएंगे। पर वहीं दूसरी तरफ होंगयांग ने अब तक डिसीजन ले लिया था कि वो किसी भी कीमत पे फैयुआंग से शादी करके रहेगी। जबकि होंगयांग का इशारा मिलते ही उसके 10 मार्शल एम्परर ने फैयुआंग को चारों तरफ से घेर लिया और अगले पल उन सभी ने मिलकर सेलेस्टियल स्टार फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया जो दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल था। और तभी होंगयांग फैयुआंग को बताने लगी कि हमारा ये फॉर्मेशन सेलेस्टियल पैलेस का सबसे पावरफुल फॉर्मेशन माना जाता क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर लाखों सितारों की पावर कैद है और इस फॉर्मेशन की पावर को मैंने खुद से कंबाइन कर रखी है और अब मैं इस वक्त इतनी पावरफुल हो चुकी हूँ कि एक झटके में मैं तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आखिरी ऑप्शन देती हूँ कि तुम हार एक्सेप्ट करके मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अगर मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल तुम पे किया तो तुम एक झटके में खत्म हो जाओगे। जबकि होंगयांग की बातों का रिप्लाई करते हुए फेंगवांग कहने लगा मैं तो
अपना सर हेवन के सामने भी नहीं झुका था, तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे सामने अपनी हार एक्सेप्ट करूंगा? और जहाँ तक रही तुम्हारी इस फॉर्मेशन की बात, तो मैंने सुना था कि तुमने आज तक इस फॉर्मेशन का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आज मैं भी ये देखना चाहूंगा कि तुम्हारी इस फॉर्मेशन के बारे में जितने चर्चे होते हैं, क्या सचमुच तुम्हारी ये फॉर्मेशन इतना पावरफुल भी है? वहीं दूसरी तरफ होंगयांग फई वांग की बातों को सुनने के बाद गुस्से में आकर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगी, जबकि ये देखने के बावजूद फई वांग का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि फई वांग होंगयांग को गुस्सा दिलाने के लिए कहने लगा, भले ही तुम्हारी इस फॉर्मेशन के अंदर लाखों स्टारों की पावर हो, लेकिन उन स्टार की पावर भी मेरे एक ही अटैक के अंदर फीके पड़ने लगेंगे। जबकि ये कहने के साथ ही फई वांग ने अपनी स्वord की मदद से एक के बाद एक फॉर्मेशन को ब्रेक करने लगा, और इस पावरफुल फॉर्मेशन को होंगयांग और उसके 10 मार्शल एम्पर ने अपनी पावर की मदद से बनाया था, जिसके चलते जैसे ही फेंग वांग ने उन सभी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया तो उस जगह पे एक बड़ा सा स्पेस क्रैक ओपन हो गया। जबकि उस क्रैक को देखते ही फेंग वांग काफी खुश हो चुका था, और इस जगह पे हमें ये भी जानने को मिला कि ये क्रैक दरअसल इस दुनिया पर लगाया गया बैरियर था, जो इन एम्पर की पावर की वजह से बैरियर कुछ समय के लिए ब्रेक हो चुका था। साथ ही फेंग वांग हमें बताता है कि सभी दुनिया के अपने अपने रूल्स होते हैं, और इसी तरह से इस दुनिया की भी कुछ रूल्स है, जिसके चलते फेंग वांग अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता था, और फिलहाल उसकी कल्टीवेशन 9 हेवन मार्शल एम्पर रेलम पे जाके अटक चुकी थी, और फई वांग चाहकर भी इस कल्टीवेशन से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसलिए फई वांग ने तरकीब लगाई कि वो होंगयांग और 10 मार्शल एम्पर को अपने ऊपर अटैक करवाएगा, जिसके चलते कुछ समय के लिए इस दुनिया पर लगा हुआ बैरियर ब्रेक हो जाएगा, और फई वांग इसी मौके का फायदा उठाते हुए इस दुनिया से निकल जाएगा। और फई वांग के इस दुनिया से निकलते ही उस पर लगे हुए सारे रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वो इससे भी ऊपर लेवल पे जा पाएगा। और अब तक इस कहानी से जहाँ तक मैं समझा हूँ, उस हिसाब से इस दुनिया के रूल्स फई वांग को आगे नहीं बढ़ने दे रही, इसलिए फई वांग ने फैसला किया होगा कि वो अपनी इस बॉडी से छुटकारा पाकर एक बार फिर से रिबॉर्न होगा, और तो और उसके पास अभी की सारी मेमोरी होगी, जिसका फायदा उठाते हुए वो फिर से अपने आप को जल्द से जल्द पावरफुल बना पाएगा। और ये सब कुछ सोचते हुए फेंग वांग अपनी किसी रिंगानेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को रिंगानेट करने लगा, जिसके चलते फेंग वांग की पूरी बॉडी जल गई, और इसी के साथ उसकी पूरी एग्जिस्टेंस पूरी तरह से गायब हो चुका था। यानी कि साफ शब्दों में कहूँ तो फेंग वांग इस दुनिया के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ होंगयांग फई वांग को ऐसा करता देख पूरी तरह से टूट चुकी थी, और अब उसकी मोहब्बत फई वांग के लिए पूरी तरह से नफरत में तब्दील हो चुकी थी। फिर दूसरी तरफ हमें एक ऐसी जगह का सीन दिखाया गया जहाँ पर सभी सोल रिंकारनेट हो रही थी, जहाँ पर हम फई वांग की सोल को भी देखते हैं, जिसे एंशिएंट गोल्डन रून्स प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन रिंकारनेट होना इतना भी आसान नहीं था। तभी हम उस जगह पे एक ब्लैक शैडो को देखते हैं, जो फई वांग की सोल को कंज्यूम करना चाहता था, पर फई वांग ने पहले से एक सील लगा रखी थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो ब्लैक शैडो फई वांग की सोल को कंज्यूम नहीं कर पाया। और इस तरह से देखते देखते 15 साल बीत गए, जहाँ फई वांग पहले ही रिबॉर्न हो चुका था, पर उसके पास उसकी मेमोरी आने में लगभग 15 सालों का समय लगा। जबकि जैसे ही फई वांग की यादें उसके पास आई तो उसे अपने बारे में सब कुछ याद आ गया। साथ ही फई वांग को अपनी न्यू बॉडी से भी जानने को मिला कि अभी वो जिस बॉडी में रिंकारनेट हुआ है वो शख्स ली फैमिली का यंग मास्टर है, और जब उसके पास इन 15 सालों में उसकी यादें उसके पास नहीं थी तब वो लूजर का लाइफ जिया। साथ ही फई वांग को ये भी मालूम हुआ कि अभी वो जिस बॉडी में रिबॉर्न हुआ है उसका नाम यून जाओ है, इसीलिए मैं आगे से फई वांग को यून जाओ कहूंगा। और फिलहाल के लिए यून जाओ पढ़ने के लिए अपने क्लासरूम में मौजूद था, पर गलती से क्लासरूम के अंदर यून जाओ की आंखें लग गई, जिससे टीचर यून जाओ पे भड़की हुई थी। इसलिए यून जाओ की टीचर ने यून जाओ को सबक सिखाने के लिए उससे कुछ सवाल किए, पर अब यून जाओ ये वाला यून जाओ पहले वाला यून जाओ नहीं रहा था। इसलिए यून जाओ को पहले वाली मेमोरी से सब कुछ याद था, इसलिए उसने काफी आसानी से टीचर की सवालों का जवाब दे दिया, जो देखकर तो क्लासरूम में मौजूद सभी लोग शॉक हो गए, क्योंकि यून जाओ कभी भी क्लासरूम पे ध्यान नहीं देता था। इसलिए यून जाओ को इतनी आसानी से सभी सवालों का सही जवाब देता देख सभी लोग शॉक हो चुके थे। जबकि यून जाओ अपनी टीचर के सभी जवाबों का सही जवाब देते हुए उस जगह से निकल गया, और अब तक क्लास खत्म होने का समय हो चुका था, इसलिए सभी स्टूडेंट अपनी क्लास से बाहर निकलने लगे। जबकि यून जाओ की क्लास में हम यून साओ नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं, जो यून साओ की इन सभी सवालों को सुनने के बाद काफी गुस्सा हो चुका था, जो देखकर बिल्कुल साफ था कि लांगफेंग यून साओ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसलिए उसने अपने साथियों के साथ फैसला किया कि वो यून साओ को सबक सिखाएगा। और इस सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।